हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे मैथ्स एसएससी जीडी स्पेशल क्लास चल रही थी और उसी में आज एक नई क्लास के साथ हम उपस्थित हुए हैं। बीच में कुछ दिन आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाए, अस्वस्थ होने के कारण हम आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे। तो उसके बाद आज फिर से हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और जो भी आपके पास समय बचा है 1 से 1.5 महीने, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा सके, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करा सकें। ओके, तो आप सब रेडी हैं इसके लिए? तो चलते हैं और आज की इस नई क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं या एक्सपेक्टेड सवाल हो सकते हैं आने वाले एग्जामों के लिए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत मज़ा आने वाला। आपको ऐसे सवाल लगा करके, या आप नहीं लगा पाते तो सीखने का मौका मिलने वाला है कैसे कैसे हम लोग ऐसे सवालों को जल्दी से लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए और पहले का सवाल में देखते हैं क्या कहा इन्होंने। कहा कि रामू ने 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा है और 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल खरीदा है। उसने दोनों को मिला करके 20% लाभ हेतु बेच दिया है। रामू का प्रति किलोग्राम आसन्नता मतलब लगभग कितने किलोग्राम विक्रय मूल्य होगा। ये कह रहे हैं कि रामू का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य लगभग क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू बतानी है। तो ऐसे सवाल आपने एलिगेशन चैप्टर में भी देखे होंगे, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ही, तो प्रॉफिट लॉस में मिलता है। इन्होंने कहा कि रामू 2 तरह के चावल खरीद रहा है, एक तो 30 किलोग्राम खरीदा है जिसका रेट अलग है 9.5 रुपये, और एक दूसरा चावल है जो 20 किलो खरीद कर ला रहा है और जिसका रेट है 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आइए देखते हैं इसने पहले कितना टोटल खर्च किया है, इसका क्रय मूल्य क्या है टोटल चावल खरीदने में। ओके, तो चलिए, इन्होंने कहा कि पहले उसने खरीदा है 30 किलोग्राम चावल, 30 किलोग्राम चावल खरीदा है और ये 30 किलोग्राम किस रेट पर खरीदा है, तो 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम पर। और 9.5 रुपये 1 किलोग्राम अगर 9.5 रुपये का मिलता है तो 30 किलोग्राम चावल उसे कितने का मिला होगा। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ से टोटल हम पता कर लेते हैं कि 3 × 5 = 15 और 9 × 3 = 27, 1 × 28, दशमलव और 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 285 रुपये में उसको 30 किलोग्राम चावल मिला है। लेकिन उसने एक और प्रकार के चावल खरीदा है 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और ये चावल है 20 किलोग्राम। एक अन्य प्रकार है चावल का 20 किलोग्राम, उसने रेट क्या है 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम, और कुल इसके लिए उसने कितना पे किया होगा, तो 105 दूना 210 और दशमलव 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 210 रुपये उसने पे किए हैं इसके लिए। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि उसने टोटल कितना खरीदा है, तो 50 किलोग्राम, और 50 किलोग्राम के लिए उसने टोटल कितना पे किया है, उसका सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है। तो आप देख पा रहे हैं कि उसने टोटल कितना खर्च किया, तो 495 रुपये। 495 रुपये में उसको कितने किलोग्राम चावल मिला, तो 50 किलोग्राम। लेकिन उसकी इच्छा है कि जब वो इसको बेचे ये 50 किलोग्राम चावल तो उसको 20% का प्रॉफिट हो सके। 20% का मतलब इसका 1/5। अगर इसका 1/5 आप प्रॉफिट लेते हैं तो 5 × 9 = 45 और 5 × 9 = 45, यानी 99 रुपये का लाभ आप चाहते हैं। अब आप खुद बताएं कि 99 का अगर लाभ मिलेगा तो उसे कितने बेचना होगा, तो 9 × 5 = 14 और 9 × 9 = 18 और 1 × 19 और 4 × 1 = 5, यानी कुल मिला करके अगर वो 495 में जो वस्तु खरीद के लाया है चावल, उसको 594 में अगर बेच दे तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। कितने का, तो कह रहे हैं यही 594 जो आप बेच रहे हैं प्रत्येक किलोग्राम कितने का बेचना पड़ेगा। तो आप 50 किलोग्राम बेचने पे इतना प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम अगर आपको बेचना पड़े तो 1 किलोग्राम आप कितने का बेचेंगे, तो आप कहेंगे 594/50, तो 1 किलो का रेट आपको मिल जाएगा, 1 किलो का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। लगभग आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम डिवाइड करें 50 से तो 50 × 1 = 50, 9 बचेगा 94, यानी लगभग एक बार और पहाड़ा जाएगा, 11 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि लगभग इन्होंने पूछा है ऑप्शन, तो 11 दशमलव समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। लगभग 11 दशमलव समथिंग जो जाएगा वो लगभग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12%। कितने %? ये 12 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम बेचे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, अगर वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवालों को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छी खासी, जिससे आप वहाँ पर टाइम पर सवालों को लगा सकें। ओके, एक बार अगर आपको बात नहीं पूरी तरह क्लियर होती तो आप दोबारा
वीडियो देख सकते हैं। कई बार आप जब देखेंगे तो सवाल के सारे टाइप और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जिससे आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग समय न बर्बाद करते हुए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सभी को सॉल्व करते हैं। कम समय में ज़्यादा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो बस आप इस चैनल पर लगातार बने रहें और अपने सभी और भी दोस्तों को बताएं, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। अगला क्वेश्चन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का है। इसमें कहा गया है कि एक आदमी स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। स्ट्रीम एंड बोर्ड का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 किलोमीटर जाने और आने में उसे कुल कितना समय लगेगा। आपको पता होगा जब आप स्ट्रीम और बोर्ड पढ़ते हैं, जब नाव और धारा पढ़ते हैं, तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई नाव, कोई वस्तु अगर धारा के साथ साथ गति करती है तो धारा उसका सपोर्ट करती है और तैरने में आसानी होती है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई व्यक्ति तैरता है तो उसको उतनी ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अर्थात वो उस स्पीड से गति नहीं कर पाता जिस स्पीड से वो धारा की दिशा में गति करता है। तो आप देखें कि इन्होंने बताया कि एक आदमी स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की जो स्पीड दी गई है, वो व्यक्ति की चाल आपको दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति अपनी नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इन्होंने बताया स्ट्रीम की स्पीड भी कितनी है, धारा की चाल, तो धारा की चाल इन्होंने बताया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे हैं कि 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जाना है और वापस भी आना। ये डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर का है। 4 किलोमीटर डायरेक्शन यानी दिशा में अनुकूल जाना भी है और वापस भी आना है। तो आपको ये पता है कि जब दिशा में जाता है, दिशा में जाने पर स्पीड ऐड हो जाती है, जुड़ जाती हैं, धारा भी सपोर्ट करती है तैरने में। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो धाराएं घट जाती हैं, वो चाल घट जाती हैं। तो आप बताएं जाने में कितना समय लगा होगा? तो समय बराबर हम कहेंगे दूरी और बटे चाल, और चाल क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में। लेकिन जब वापस आएगा 4 किलोमीटर तो अब उन दोनों की चाल घट जाएंगी, तो 2 की स्पीड से। तो अब आप देखें कुल आने और जाने में इतना समय लगा, ये 2 से कैंसिल, यानी 2 घंटे तो पूरे लगे। 4/6 घंटे और लगने वाले, इसको आप चेंज कर लीजिए मिनट में, तो ये कट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगेगा कुल आने और जाने में। 2 घंटे 40 मिनट में व्यक्ति धारा की दिशा में चला भी जाएगा और वापस भी आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 2 घंटे 40 मिनट लगने वाले हैं। क्या आपको क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, 2 घंटे 40 मिनट। ओके, तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि सवाल आपको कैसे लग रहे हैं, या फिर कम सवाल करवा रहे हैं या और सवालों की ज़रूरत है, या जो भी बातें हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। और अगर सेशन आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और लाइक किया करें। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन सवाल नंबर सिस्टम का है, और आप कोशिश किया करें कि आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठें और सवाल जैसे ही स्क्रीन पर आपको दिखाई दे आप सबसे पहले उसे लगाने की कोशिश किया करें। ओके, जिससे आप देखो, गणित में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करेगा, खुद लगाएगा, अब ये नहीं कि आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए और वीडियो देख रहे हैं तो मैथ आ जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन देखने से, वीडियो देखने से आप कभी मैथ नहीं बेहतर कर सकते हैं। आपको उसके लिए अधिक से अधिक खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अधिक से अधिक पेन और कॉपी लेकर के बैठ करके उन सवालों को लगाना पड़ेगा, जिससे आप बेहतर कर पाएंगे क्वेश्चनों को। क्योंकि गणित उसी को आती है जो ज़्यादा से ज़्यादा खुद लगाता है। अब ये नहीं आप वीडियो लगा लिए और बस देख रहे हैं मैथ आ रही है, इससे नहीं। आप अगर खुद नहीं लगाएंगे तो फिर आप टाइम पर सवाल वहाँ नहीं कर सकते। इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इन्होंने 10 कहा है। अगर संख्या के अंकों की स्थिति बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या, इस सवाल को हम डायरेक्ट ऑप्शन से लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन इज़ द बेस्ट मेथड है इसके लिए। क्योंकि
x या y मान करके लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें लगता है ऐसे सवालों को हम आसानी से ऑप्शन से लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 28 और दूसरा है आपका 37, तीसरा ऑप्शन है आपका 46 और 64। तो इन्होंने कहा पहली बात, तो जो भी संख्या उसके अंकों का योग 10 है, तो ये बात हर जगह लागू होती है। 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10 और 6 4 10। आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी अंकों का योग 10 है, सभी संख्याओं के अंकों का योग 10 है। आगे चलते इन्होंने कहा कि अगर संख्या के अंकों की स्थिति बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो आइए देखते हैं जरा पहले में, अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए, स्थिति बदल दी जाए तो 82 हो जाती। क्या ये पुरानी संख्या से सिर्फ 18 अधिक है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंतर है। 12 से 8 घटाएं तो 4 और यहाँ 7 से 2 घटाएं तो आप कहेंगे 5, यानी 54 का अंतर है। इन्होंने कहा है अंतर तो होना चाहिए सिर्फ 18 का, वो संख्या सिर्फ 18 बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ओके, अगले ऑप्शन में आप देखें 37, इसको अगर पलटते हैं तो ये 73 बन जाती है। यहाँ अंतर की अगर बात करें तो 13 से 7 6 और 6 से कितना 3, तो 6 से 3 3, यानी इससे 36 का अंतर है। इन्होंने कहा वो संख्या बड़ी तो हो लेकिन सिर्फ 18, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ है कितना 64, अगर 46 से 64 जाते हैं तो 14 से 6 कितना 8, 14 से 6 कितना 8 और यहाँ 5 से 4 कितना 1, तो कुल मिलाकर के यहाँ अंतर 18 का है। इन्होंने यही कहा था कि मूल संख्या से वो 18 अधिक हो जाती है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर मूल संख्या से बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 18 अधिक हो जाती है। तो मुझे लगता है ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से लगाना चाहिए। ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड है ऑप्शन से लगाना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का। इसमें कहा कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 34% विद्यार्थी संस्कृत में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो तथा 828 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की? ओके, चलिए इन्होंने कहा आप ऐसे सवालों को वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं और बिना वेन डायग्राम के भी लगा सकते हैं। आप देखें कि 2 सब्जेक्ट हैं, अगर वेन डायग्राम से इस सवाल को लगाते हैं तो आसान, और वेन डायग्राम ऐसा बनाना कि सम का रिलेशन हो, यानी कुछ कुछ का रिलेशन हो। एक आरेख आप बना लीजिए अंग्रेजी का, गणित इंग्लिश का, और एक है आपका किसका, तो आप कहेंगे एक है आपका संस्कृत का। और अब आप देखें कि ये जो ये प्लेस है, ये बीच का मध्य का, ये दोनों में दर्शाता है कि रिलेशन इंग्लिश से भी और संस्कृत से भी है। तो पहले इन्होंने कहा 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 34% और संस्कृत में, और दोनों में 25%। तो सबसे पहले आप बोथ वाले लड़के यहाँ बैठा दो, 25% जो फेल हुए हैं दोनों में। और आपको पता है कि इंग्लिश में कुल मिलाकर के 45% फेल हुए। तो आप जरा देखें कि इंग्लिश के अगर हम शेप की बात करें, आरेख की बात करें, तो इंग्लिश का शेप जो आरेख है इसमें 45% बैठने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं तो इंग्लिश में कुछ बैठे हुए हैं पहले से, कितने 25%। तो आप कहेंगे सिर्फ आप 20 और बैठा दीजिए, यानी 20% लोग अगर और बैठा देते हैं तो कुल मिलाकर के इंग्लिश में आपके 45 हो जाएंगे। तो ये हो गए 45 इसमें फेल हैं। इसके बाद संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में कुल फेल है आपके 34%, 34% लड़के फेल हैं। तो 34%, जब हम संस्कृत का आरेख चेक करते हैं तो इसमें भी 25 बैठे हुए, तो सिर्फ कितने और बैठाने की ज़रूरत है? तो हम कहेंगे अगर 25 बैठे हैं तो 9 और बैठा दीजिए आप, कुल मिलाकर के 54% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 34%। तो कुल मिलाकर के 34% आपके संस्कृत में विद्यार्थी बैठ गए। अब आप बताएं कि कुल मिलाकर के कितने लड़के फेल हुए, तो आप सभी को ऐड कर लीजिए। 25 और 20 45, और 45 और 9 कितना हो जाएगा? तो 45 और 9 हो जाएगा 44%। यानी कुल मिलाकर के जो फेल हुए हैं विद्यार्थी पूरे विद्यालय में, कक्षा में, वो 54% है। तो हम कहेंगे फिर तो पास होने वाले लड़के आपके 46% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 46% हो जाएंगे। और इन्हीं की वैल्यू हमें दी गई है सवाल में कि जो लड़के पास हुए हैं वो 828 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। यानी 46 की वैल्यू कितनी है? 828। 46 की वैल्यू कितनी है? 828।
तो 46% बराबर अगर 828 के हैं तो पूछा है कि विद्यार्थी कितने परीक्षा पास किए, कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की, टोटल कितने प्रतिशत। इन्हें यहाँ पे सवाल है कि कुल कितने टोटल विद्यार्थियों की संख्या शायद पूछेंगे, इसमें थोड़ा सा करेक्शन देख लेते हैं। 100% की अगर बात करें तो कुल कितने बैठे हैं परीक्षा में, तो हम कहेंगे 828 बटे आपका कितना 46, और हमें वैल्यू अगर टोटल की निकालनी तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ से कि ये पूरी तरह कैंसिल होने वाला है। अगर हम भाग करते हैं इसे 23 से भी कट जाएगा, अगर 23 से भाग करें तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, और 23 से अगर इसे भाग करते हैं तो 23 तियाँ 69 हो जाएगा, और बचेगा कितना, तो हम कहेंगे 13 138 हो जाएगा, और 23 छक्का कितना हो जाएगा, अगर 23 छक्का पढ़ें कितना बचेगा 38, तो 23 के पहाड़े में 23 से 36 बार में कट जाएगा, 23 छक्का 138 हो जाएगा, और 2 से काट दीजिए तो 18, यानी यहाँ पे वैल्यू आपकी टोटल विद्यार्थियों की कितनी आ जाएगी 1800। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अगर आपसे पूछते हैं कि टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में बैठा है, कितने विद्यार्थी, तो 1800 विद्यार्थी टोटल परीक्षा में बैठे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इन्होंने बताया है कि चाल समय दूरी का ही सवाल है। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ कर आते हुए व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है। आप जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ रेलगाड़ी ट्रेन का कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी भी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लेंथ नहीं होती, जिसकी अगर हम कहें किसी पेड़, तो पेड़ की आप इधर की लेंथ नहीं निकाल सकते, वो नगण्य मान ली जाती जो भी थोड़ा सा मोटा होता है। तो हमेशा अगर किसी पतली सी वस्तु को पार करता है तो वो वस्तु रेलगाड़ी हमेशा अपनी ही लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है तो अपनी ही लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। और इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे तो उनकी चाल जो है वो ऐड हो जाती है, उनकी चाल ऐड हो जाती है। तो आपको पता है फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटे समय। तो अब यहाँ पर आप देखें कि 110 मीटर लंबी, यानी वो दूरी कितनी तय करेगी, अपनी ही लंबाई के बराबर, क्योंकि व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। 6 किलोमीटर पर आवर दिया है उस व्यक्ति की स्पीड, और व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है ट्रेन की गति। ट्रेन की गति हमें नहीं पता, माना x किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की 6 है, तो कुल मिलाकर के x + 6 की स्पीड से वो उसको पार करेगी। और बटे में समय दिया है इन्होंने कि समय लगता है कितना 6 सेकंड का। आप केवल यहाँ एक चीज़ देखें कि ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन ये मीटर और सेकंड में है, तो इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 36, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 22 बार में। x + 6 = आपका 22 तियाँ कितना है 66, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने आसानी से आप इस सवालों को हल कर सकते हैं आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही मेथड सीखने के लिए आप लगातार इस चैनल पर बने रहें, और यहाँ से आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सवालों के साथ रूबरू कराएंगे, जिससे आप अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, लिखा है एक घन के कोर की माप 10 सेंटीमीटर है, यदि इस घन से शंकु बनाया जाए। चलिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो कि SSC GD में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लगातार आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर में कि 25 सवालों में 2 से 3 सवाल आपको मेंसुरेशन के देखने को मिलते हैं। अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो हो सकता है 2 सवाल आपके यहाँ तो जरूर इस चैप्टर से देखने को मिले। ओके, इन्होंने कहा एक घन के कोर की माप 10 सेंटीमीटर है, यदि इस घन से शंकु बनाया जाए तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, जबकि शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप एक बात याद रखें कि जब कभी भी किसी भी आकृति को पिघला करके किसी दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाए,
जब भी किसी भी एक आकृति को पिघला करके गला करके कोई दूसरी आकृति बनाई जाए तो हमेशा उनके वैल्यू इक्वल होते हैं, अगर सवाल में वो किसी वेस्ट मटेरियल वेस्ट वैल्यू की बात नहीं करता है तो। हमेशा आप खुद सोचें कि अगर हमारे पास एक लोहे की गेंद है और उसको पिघला करके हम दूसरा आकार दे दें तो उसका वैल्यूम तो नहीं बदलने वाला। तो इसलिए ऐसे सवालों में हमेशा याद रखिए कि उनके आयतन, उनके वैल्यूम हमेशा इक्वल होते हैं। इन्होंने कहा कि एक घन है, घन की साइड इन्होंने दी है, भुजा इन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर, तो उस घन का जो वैल्यूम होगा वो हम बताएंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। इतना मटेरियल है उस घन में। अब इन्होंने इसको पिघला करके एक शंकु बनाया है, कोन बनाया है, तो हम कहेंगे जो कोन होगा उसका आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, जो इसी के बराबर होगा। अब यहाँ से वैल्यू हमको दी है इन्होंने, त्रिज्या, इसका रेडियस बताया है तो रेडियस रख देते हैं 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r इन्होंने बताया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 और हाइट आपसे पूछी है 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा आपका ये। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और देख रहे हैं आप कि 2 से अगर काटना चाहें तो ये और 5, यानी वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 500 और बटे में आ जाएगा 11 और गुणे 11×7 77 बटे में 7 और 11 का मल्टीप्लाई और गुणे कितना 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 3 = 15, 1500 बटे कितना 77। अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी लगभग, और ऑप्शन आप देखें तो 20, 26 और 72.48 और नन ऑफ दीज। अगर हम इसे भाग करें तो वैल्यू लगभग कितनी बार जाएगी, तो हम कहेंगे 77 दूना आपका हो जाएगा 154, यानी 2 बार जा रहा है लगभग कितना। और ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है इनमें से जो 2 से स्टार्ट हो और दशमलव में आए, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ नंबर डिवाइड होने वाले नहीं, तो इसलिए अब ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, डी। अगर यहाँ से आप भाग करते हैं तो ये आपका लगभग 77 दूना 154 हो जाएगा, और इसलिए अब आपकी वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 2 से और दशमलव के बाद भी जाएगी, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सोचनी पड़ेंगी, नहीं तो आप यहाँ भाग ही करते रहेंगे और आसानी से वहाँ सवाल टाइम पर कभी नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास ऑप्शन है तो आप ज़रूरी नहीं ऑप्शन का भी सहारा लें और जल्दी से जल्दी कोशिश करें करने की। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एलिगेशन का है, मिक्सचर का सवाल, और मिक्सचर का सवाल भी आपको हर एक सेट में हमेशा देखने को मिलता है। एलिगेशन के क्वेश्चन कितनी आसानी से इन्हें सॉल्व करेंगे ये आप देखेंगे। ओके, इन्होंने बताया कि 2 बराबर क्षमता वाले बर्तनों में रस तथा जल क्रमशः 5:1 तथा 5:7 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को मिलाया जाता है तथा एक बड़े बर्तन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नए मिश्रण में रस तथा जल का अनुपात। चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल। 2 बर्तन है, माना एक ए है और एक बी है। दोनों बर्तनों में रस और जल 2 चीज़ों का अनुपात दिया है 5:1 और दूसरे में है 5:7। 5:7 ये आपका रस है और अगला क्या है, लिक्विड है, और क्या है एक आपका रस तथा जल की बात की, वाटर की। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 चीज़ों का रेशियो दिया गया है और इन दोनों बर्तनों को इन्होंने बताया है कि बराबर क्षमता वाले हैं, यानी दोनों में बराबर बराबर मात्रा होनी चाहिए और दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो आप देखें कि क्या यहाँ बराबर है, 5 1 6 है टोटल, तो यहाँ 7 5 12। बराबर नहीं है तो सबसे पहले आप बराबर कर लीजिए। 6 है यहाँ 12, तो 12 बना लेते हैं, रेशियो में 2 से गुणा कर देते हैं। आपको ये पता होगा कि रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप देख रहे हैं 5 दूना 10 और 2 1 कम 2, यहाँ भी 5:7 है। अब आप दोनों जगहों पे देख रहे हैं 12 12 है, और इन्होंने कहा भी है कि उनकी इफिशियंसी, उनकी क्षमता बर्तनों के बराबर है। अब आप देखें कि अगर इन दोनों को हम तीसरे बर्तन में डालें तो उसमें से रस कितना जा रहा है, इसमें से 10 और इसमें से रस कितना 5, यानी कुल मिलाकर के तीसरे में रस कितना हो जाएगा 15। और अगर इसमें वाटर की बात करें, जल की बात करें तो 2 और 7 यानी कुल मिला के 9। तो तीसरे बर्तन में आपका अनुपात हो जाएगा 15:9 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 बचे 15 और 3 × 53, यानी 5 अनुपात कितना बन जाएगा 3। 5:3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, समझ में आ रही बातें सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहा कि 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 किलोग्राम है तथा प्रथम 3 थैलों का औसत भार 19 किलोग्राम है। यदि अंतिम थैले का भार 22 किलोग्राम है तो प्रथम थैले का भार क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल, एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का सवाल है। और ऐसे सवाल आपको, एवरेज के भी सवाल प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें भी लगातार औसत के सवाल आए। ओके, इन्होंने बताया 4 थैले, मान लेते ए 4 थैलों में से इन्होंने बताया है कि 3 थैलों का भार, तो मान लेते हैं 4 थैले ए बी सी डी, क्या है ए बी सी डी। तो इन्होंने कहा अंतिम 3 थैलों का औसत, अंतिम 3 यानी बी सी और डी। आपको पता है कि फार्मूला होता है औसत बराबर योग सम ऑफ कंजर्वेशन, योग बटे टोटल संख्याएं। तो अगर यहाँ से योग निकालना हो तो औसत का गुणा किससे कर दे? संख्याओं से। तो योग आराम से निकल आएगा। हमें औसत पता है, हमें संख्याएं पता, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तीनों का औसत भार 18 और इन्होंने 3 है संख्याएं, तो आपका योग कितना हो जाएगा? 54। तीनों का भार कितना हो जाएगा? 54 टोटल। फिर इन्होंने कहा कि प्रथम 3 थैलों का औसत, प्रथम 3 का मतलब ए बी और सी, तो तीनों का योग निकाल लेते हैं। औसत आपको पता है, इन्होंने बताया कि 19 है, तो 19 गुणे 3 आपका कितना हो जाएगा? 57। अगर यहाँ से हम देखें तो हमसे पूछा, इन्होंने अंतिम थैले का भार भी दिया 22 किलोग्राम, यानी आपको डी की वैल्यू दी गई है। और हमसे पूछा प्रथम, यानी हमसे ए पूछा गया। तो एक काम करिए, आप दोनों समीकरणों को घटा लीजिए। जब हम इनको घटाएंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, माइनस का ए और प्लस का डी बचा, और यहाँ घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 3। अब आप देखें कि हमें डी की वैल्यू दी गई है, इन्होंने अंतिम थैले का भार 22 किलोग्राम दिया है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 22 + 3 बराबर प्लस ए, यानी 25 किलोग्राम का वो पहला थैला रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कमेंट जरूर करके बताएं और लाइक करें इस सेशन को, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं भी, जिससे हम और मेहनत करें, सभी बच्चों के लिए अधिक से अधिक सवाल प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आज का 9वां सवाल, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको 25 से 30 मिनट में कम से कम 10 सवाल आपको प्रोवाइड करा सकें। कम समय में अधिक से अधिक सवाल कराने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका समय लॉस ना हो। ओके, अगला सवाल आप पाइप एंड सिस्टर्न का देखेंगे, नल और टंकी का। इन्होंने बताया ए और बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 और 15 मिनटों में भरते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा? तो आप लगाने की कोशिश करें। आपके लिए 10 सेकंड का समय देते हैं, यू हैव ट्राई। आप प्रयास कर सकते हैं कि आप ऐसे सवालों को कितनी तेजी से लगा सकते हो। ओके, चलिए, तो आ गया होगा टाइम सब आपका। और ए और बी दो नल, अब हम बताते हैं ऐसे सवालों को कैसे लगाना है। ए और बी दो नलों के बारे में बात की इन्होंने। पहला नल है आपका जो 12 घंटे में आपका बाल्टी को भर देता है 12 मिनट में, और ये है 15 मिनट भरने वाला। सबसे पहले आप इसका टोटल क्षमता मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, और 12 और 15 का एलसीएम की बात करें तो 60 हो जाएगा, और भाग करिए और पता करिए कि 1 मिनट में कितना पानी डालता होगा। तो 12 पंचे 60 और 15 चौको, यहाँ से पता चलता है कि नल ए जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर अगर पानी डालता है तो नल बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। इन्होंने कहा दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया है बाल्टी को भरना, एक साथ खोले गए हैं, लेकिन 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो आप बताइए, जब तक ए को बंद नहीं किया जाएगा तब तक तो दोनों काम करेंगे साथ साथ। तो आइए, जब तक ए बंद नहीं होता तब तक काम करवा देते हैं। यानी अगर दोनों को एक साथ लगाया जाए तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालेंगे। कितना डालेंगे? 9 यूनिट डालेंगे, जो भी माने आप। और इन्होंने 3 मिनट तक साथ साथ काम किया, यानी कुल मिलाकर के 27 लीटर तो पानी भर दिया है। इसके बाद ए को बंद कर दिया गया। अब ए को बंद कर दिया गया तो शेष जो आपकी बाल्टी बची है, रिमेनिंग जो आपका है वैकेंट, शेष बाल्टी जो बची है वो कितनी बची है? तो हम कहेंगे 60 में 27 भरी जा चुकी है, तो आपकी बची कितनी है? तो आप कहेंगे 10 से 7 3, और यहाँ 5 से 2 3, यानी 33 लीटर अभी और पानी डालना है। कितना? 33 लीटर, 33 यूनिट, आप कुछ भी मान सकते हैं।
तो 33 लीटर जो पानी डालना है वो कौन भरने वाला है? तो हम कहेंगे ए तो बंद हो चुका है, तो उस शेष काम को कौन करेगा? बी। तो 33 लीटर अगर हम बी से डलवाएं तो बी की क्षमता है 1 मिनट की 4 लीटर डालने की, तो 33 डालने में 4 × 8 = 32 और 1/4 इसको बना लीजिए सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा 15 चौको 60, यानी 8 मिनट 15 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? वो शेष हौज को, शेष बाल्टी को भर देगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्लियर है पूरी तरह? मज़ा आ रहा है ऐसे सवालों को लगा करके? तो इस तरह आपको डेली यहाँ से क्लास ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। ओके, चलिए आज का अंतिम सवाल लेते हैं और ऐसे ही आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता। अधिक से अधिक आपको मेहनत करते रहना। ओके, आज का अंतिम सवाल जो कि सिंप्लीफिकेशन का, इन्होंने कहा एक संख्या के 2/3 के, एक कोई नंबर है उसके 2/3 को, उसके 2/3 के 3/8 के 3/8 का 1/5 का 1/5 इन्होंने बताया वो 20 है, कितना है? 20 है। तो आप देखें यहाँ से कि वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 × 4 = 20 और 20 × कितना? 400 हो जाएगा। यानी वो यक्स, वो संख्या जो है आपकी वो 400 रही होगी। लेकिन इन्होंने संख्या नहीं पूछा है, इन्होंने कहा है उस संख्या का 60% कितना होगा, इस संख्या का 60% कितना होगा? तो हम कहेंगे इस संख्या का 60% 240 होगा। कितना होगा? 240। कैसा लगा आपको ये सवाल? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं लास्ट में। और आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और आज का ये अंतिम सवाल था। हम लोग फिर मिलेंगे कल और कुछ और बेहतरीन 10 सवालों के साथ। ओके, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही पढ़ाई करिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।